हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन। और इस कॉल बैक फंक्शन के साथ एक और टर्म एसोसिएटेड है जिसका नाम है हायर ऑर्डर फंक्शन। नो व्हाट एग्जैक्टली दिस हायर ऑर्डर फंक्शन एंड द कॉल बैक फंक्शन इज, ये शायद जार्गन, ये कीवर्ड्स आपको शायद थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर सिखाने वाला हूँ हाउ टू इम्प्लीमेंट these two concepts. Now what is the difference between implementation and usage? मैंने बोला कि हम पहले से इस्तेमाल कर चुके हैं। सो क्विकली मैं मेरे स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि मैंने जो पहले जो कई एग्जांपल्स हमने कवर किए हैं उसमें हमने इस ऐड इवेंट लिस्नर नाम के एक फंक्शन का उपयोग किया था। अभी ऐड इवेंट लिस्नर फंक्शन जो है ना, उसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। नाउ व्हाई डू वी कॉल दिस ऐड इवेंट लिस्नर एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन? इज़ बिकॉज यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, उसकी वजह से हम इसे हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं कहते। इन दो पैरामीटर्स में से या फिर इन दो आर्ग्यूमेंट्स में से एक आर्ग्यूमेंट तो स्ट्रिंग है विच इज़ अ क्वाइट कॉमन टाइप फॉर एनी फंक्शन आर्ग्यूमेंट, लेकिन जो दूसरा आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे पास किया है दैट आर्ग्यूमेंट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड दैट आर्ग्यूमेंट इज़ नथिंग बट अ होल अनदर फंक्शन डेफिनेशन। तो इसका इस्तेमाल हम इस कंसेप्ट का पहले कर चुके हैं। हमने एक बिल्ट इन ऐड इवेंट लिस्नर नाम का फंक्शन इन्वोक किया। उस फंक्शन को इन्वोक करते वक्त हमने एक पैरामीटर या फिर एक आर्ग्यूमेंट पास किया विच इज़ नथिंग बट अ होल अनदर फंक्शन डेफिनेशन। अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम ऐड इवेंट लिस्नर जैसा खुद का एक हायर ऑर्डर फंक्शन बिल्ड या फिर डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि एक फंक्शन डेफिनेशन को एज अ आर्ग्यूमेंट लेगा और कंडीशनली या फिर एक कंट्रोल्ड फ्लो में, कंट्रोल्ड मैनर में हमारे दिए हुए कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा जिस तरीके से ये ऐड इवेंट लिस्नर कर रहा है। सो व्हाट वी आर इन्वोकिंग, आर वी इन्वोकिंग दिस फंक्शन? ये जो फंक्शन है वो हम इन्वोक नहीं कर रहे हैं, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया एंड वी आर जस्ट इन्वोकिंग द ऐड इवेंट लिस्नर मेथड। ऐड इवेंट लिस्नर मेथड जब इन्वोक होता है सो इट इज़ कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑन आवर बटन एंड चेकिंग कि कोई इस बटन के ऊपर क्लिक तो नहीं कर रहा। जैसे ही यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करेगा हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन यानी कि ऐड इवेंट लिस्नर फंक्शन हमारे दिए हुए कॉल बैक फंक्शन को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। सो वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग आवर कॉल बैक फंक्शन बट द ऐड इवेंट लिस्नर फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटिंग आवर कॉल बैक फंक्शन और द फंक्शन दैट वी हैव पास्ड और गिवन एज अ आर्ग्यूमेंट। और सिमिलर स्ट्रक्चर हम खुद से कैसे बिल्ड कर सकते हैं? ऐड इवेंट लिस्नर तो हमने बनाया नहीं, लेकिन ऐड इवेंट लिस्नर जैसा फंक्शन हम खुद से किस तरीके से बना सकते हैं और कौन से कंडीशन में उसका इस्तेमाल करना सही रहेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने दो फाइलें पहले से बना के रखी है। वन इज़ ऑब्वियसली एन HTML फाइल और अनदर वन इज़ अ जावास्क्रिप्ट फाइल। हमारे ब्राउज़र के अंदर उसका आउटपुट अगर हमें देखना हो तो HTML और उसके साथ लिंक की हुई जावास्क्रिप्ट फाइल, ये दोनों फाइलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द जावास्क्रिप्ट फाइल इटसेल्फ। तो इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक ओके लेट्स क्रिएट अ हायर ऑर्डर फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फंक्शन स्पेस higher order function. Okay, higher order function is just another function name that I have provided. अभी ये तो एक सिंपल फंक्शन डेफिनेशन है जिससे हम सभी लोग फैमिलियर हैं। Now what exactly makes a function a higher order function? When it is dealing with some nested functions. What do I mean by that? So first of all let's talk about this callback function जो हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। So मान लो मैं इस हायर ऑर्डर फंक्शन को अभी इन्वोक करने जा रहा हूँ। So how do I invoke any function? फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल इस हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर गलती से मैंने प्रिंट लिख दिया विच इज़ अ पाइथन सिंटैक्स, सो नॉट क्लोज, आई एम सॉरी, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं सिंपल मैसेज टाइप करता हूँ दिस इज़ हायर ऑर्डर फंक्शन और मैं इस फंक्शन को इन्वोक अगर करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे कंसोल के ऊपर क्या दिखाई देगा, दिस इज़ हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, अभी इसके बाद टेक्निकली दिस इज़ नॉट अ हायर ऑर्डर फंक्शन क्योंकि हमने इसका सिर्फ नाम हायर ऑर्डर फंक्शन दिया है, लेकिन हम इसको कोई भी फंक्शन डेफिनेशन पास नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट डू आई मीन बाय फंक्शन डेफिनेशन पास नहीं कर रहे? जैसे हमने सिंटैक्स ऐड इवेंट लिस्नर के केस में देखा था, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर मैं आर्ग्यूमेंट के अंदर एक होल अनदर फंक्शन डेफिनेशन को अगर मैं कुछ इस तरीके से पास करूँ, उप्स, कुछ इस तरीके से पास करूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और उसके अंदर मैसेज लिखूँगा दिस इज़ अ कॉल बैक फंक्शन।
Now the question is, now can you guess what will be the output on the console? Okay, some of you might think the output will be this is higher order function and then this is callback function will be printed, but that's not the case. ये दोनों चीज़ें प्रिंट नहीं होने वाली. अभी आप गेस कर पाओगे कि ये दोनों चीज़ें क्यों प्रिंट नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे टोटल फंक्शंस कितने हैं इस पूरे फाइल के अंदर? टोटल फंक्शंस है 2, फंक्शन नंबर 1 एंड फंक्शन नंबर 2. अब इन दोनों फंक्शंस में से हम कितने फंक्शंस को इन्वोक कर रहे हैं? ओनली 1. सो ऑन लाइन नंबर 5 आई एम इन्वोकिंग ओनली दिस हायर ऑर्डर फंक्शन. लेकिन ये फंक्शन डेफिनेशन तो मैंने बना दी, लेकिन इस फंक्शन डेफिनेशन को मैंने कहीं पे इन्वोक ही नहीं किया, इसीलिए हमारे कंसोल के ऊपर के आउटपुट के अंदर हमें कोई भी चेंज फिलहाल दिखाई नहीं देगा. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इन्वोक दिस मेथड. अब इस मेथड को मैंने कुछ नाम तो दिया नहीं है, तो फिर इस मेथड को इन्वोक कैसे किया जाए? और ये मेथड स्टैंड अलोन भी नहीं है, ये मेथड एक कॉलबैक मेथड है या फिर एक कॉलबैक फंक्शन है जो हम इस हायर ऑर्डर फंक्शन को पास कर रहे हैं. अभी इसको इन्वोक करने से पहले एक तो चीज़ हमें बैलेंस करनी चाहिए. व्हाट बैलेंस आई एम टॉकिंग अबाउट? द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आई एम पासिंग व्हाइल इन्वोकिंग अ फंक्शन. उस फंक्शन डेफिनेशन में उतने आर्ग्यूमेंट्स में कैच या फिर कैप्चर कर पा रहा हूँ या नहीं. सो अभी यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ विच इज़ अ कॉलबैक फंक्शन, लेकिन यहाँ पे उस कॉलबैक फंक्शन आर्ग्यूमेंट को कैप्चर करने के लिए कोई भी पैरामीटर, कोई भी आर्ग्यूमेंट मैंने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है. सो लेट्स डिक्लेयर दैट आर्ग्यूमेंट, दैट वेरिएबल, एंड आई विल नेम दैट वेरिएबल एज कॉलबैक. अभी ऐसा ज़रूरी है क्या इस वेरिएबल का नाम कॉलबैक ही होना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट. इट्स जस्ट अनदर वेरिएबल नेम. अभी इससे आगे बढ़ने से पहले या फिर मुझे आपको ये दिखाने से पहले कि हाउ टू इन्वोक दिस फंक्शन, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ. टिल नाउ वी आर ओनली फैमिलियर विथ वन सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन, दैट इज फंक्शन स्पेस फंक्शन नेम समथिंग लाइक दिस, parenthesis and curly bracket open close. But there is one more syntax also exists to define a function. तो अभी यहाँ पे मैं फंक्शन स्पेस फंक्शन नेम इस सिंटैक्स को इस्तेमाल ना करते हुए, इफ़ आई जस्ट कट दिस फंक्शन नेम एंड इफ आई कीप ओनली फंक्शन parenthesis and curly bracket open close, which is quite equal और quite similar to this syntax. अभी सवाल ये है कि उस फंक्शन के नाम का हम क्या करें. तो डिक्लेयर अ वेरिएबल समथिंग लाइक दिस सैम्पल फंक्शन एंड आई विल असाइन अ फंक्शन डेफिनेशन टू दैट वेरिएबल. मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना के फंक्शन डेफिनेशन को असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए जिस तरीके से हम कोई भी स्ट्रिंग या फिर न्यूमेरिक वैल्यू एक वेरिएबल को पास करते हैं, उसी तरीके से मैंने एक पूरा का पूरा फंक्शन मेरे वेरिएबल को पास कर दिया. नाउ हाउ टू इन्वोक दिस सैम्पल फंक्शन? देयर इज नो चेंज इन द सिंटैक्स ऑफ इन्वोकेशन. सो सैम्पल फंक्शन, द फंक्शन नेम एंड द सर्कल ब्रैकेट, दैट इज द पैरेंथेसिस. सो सिंटैक्स ऑफ इन्वोकेशन में कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आने वाला. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन को एक वेरिएबल को पास कर रहा हूँ एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर एज वेल. मैं एक पूरे के पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल को पास कर रहा हूँ. इन दिस केस द वेरिएबल नेम वॉज अ सैम्पल फंक्शन एंड दिस इज हाउ वी इन्वोक दैट फंक्शन. सो नाउ कैन यू गेस, अगर वेरिएबल नेम हमारा कॉलबैक है तो इस कॉलबैक नाम के वेरिएबल को, जो कि एक फंक्शन बन चुका है, चूँकि हमने उसे एक फंक्शन पास किया है, किस तरीके से हम इन्वोक कर सकते हैं? You guess the right by just using the word callback followed by a set of circle brackets. अभी अगर मैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर या फिर ब्राउजर के अंदर जाऊं, so can you guess what will be the output? You guess the right. First of all, line number 2 will be printed. This is higher order function. This statement will be printed. And then because we are invoking this callback function, अभी यहाँ पे function हम invoke कर रहे हैं, इसकी definition कहाँ पे है? यहाँ पे. Okay? So that's why it is a callback. The function which we are trying to invoke inside another function, so it is practically present as an argument of that higher order functions invocation. जिस फंक्शन को हम एक फंक्शन के अंदर इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन उसके पेरेंट फंक्शन या फिर हायर ऑर्डर फंक्शन के इन्वोकेशन सिंटैक्स के अंदर मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट पास की है. Now let's just go on the browser and let's see what is the output. Obviously, this is higher order function and this is callback function. Two statements have been printed successfully. I hope syntax समझने में आपको कोई भी तकलीफ यहाँ पे महसूस नहीं हो रही. Now once we are done with the syntax या फिर clear with the syntax, now we can jump into the examples. So let me just comment this part, और इस part को मैं तो remove ही कर देता हूँ. और कौन से ऐसे what you can say built-in JavaScript syntax exist करते हैं जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द ऐड इवेंट लिसनर, जहाँ पे हमें हायर ऑर्डर फंक्शंस पास करने की ज़रूरत पड़ती है. सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई जस्ट डिक्लेयर एन एरे,
let's say array of some random integer values something like this, और इस array के ऊपर अगर मुझे iterations perform करने हो, so what are the different options I have? I have a for loop, but more efficient than for loop I have a for each loop. So if I just use for each loop, तो array dot for each, so यहाँ पे ये arrow function का जो syntax है आप definitely इससे familiar नहीं है because we have not yet covered this in this particular playlist, तो मैं इसे convert करता हूँ traditional function syntax से. So for each is a function which acts as a iterator or as a loop, और जो एक function definition या फिर एक callback function as a argument लेता है. अब इस callback function के अंदर हमें मिलता है the next and the next element. Okay, so next item or next element whatever you call it, और उस अगर next element को अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करूँ या फिर नेक्स्ट आइटम को यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉक करूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? ऑब्वियसली 12, 23, 34 वन बाय वन. ओके, एरे इज़ नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली, मैंने ARR इस वेरिएबल नेम मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है एंड आई एम यूजिंग द इनकरेक्ट वेरिएबल नेम ओवर हियर. सो अगर हम वापस ब्राउज़र के अंदर जाए तो वन बाय वन सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हुए हमें दिखाई दे रहे हैं. सो दिस इज हाउ द फॉर ईच लूप वर्क्स. सेम एग्जाम्पल अगर मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊं तो, और सिमिलर एग्जाम्पल अगर मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊं तो, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? व्हाट इफ वी क्रिएट आवर ओन फॉर ईच लूप? सो लेट मी डिक्लेयर अ फंक्शन, सो लेट मी कॉल दैट फंक्शन एज माई फॉर ईच. ओके, कुछ इस तरीके से, एंड द माई फॉर ईच लूप विल टेक टू पैरामीटर्स. द पैरामीटर नंबर 1 विल बी एन एरे एंड द पैरामीटर नंबर 2 विल बी अ कॉल बैक फंक्शन. कुछ इस तरीके से. अभी इस एरे के ऊपर अगर मुझे इटरेशंस परफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू यूज द फॉर ईच लूप इनसाइड माई फॉर ईच लूप. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स इमेजिन देयर इज नो फॉर ईच लूप एग्जिस्ट. फॉर ईच लूप एग्जिस्ट ही नहीं करता जावास्क्रिप्ट में, एंड दैट्स व्हाई वी आर बिल्डिंग अवर ओन कस्टम फॉर ईच लूप. तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमें रॉ वनीला फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से. फॉर, ओके, लेट मी जस्ट यूज द ऑटो कंप्लीट सिंटैक्स. सो फॉर आई यूज द सेकंड ऑप्शन, तो ऑटोमेटिकली एक लूप मेरे यहाँ पे बन जाएगा. और इस इंडेक्स को मैं डिफाइन करता हूँ एज आई वेरिएबल बिकॉज इंडेक्स इज सच अ लॉन्ग वर्ड टू टाइप. सो लेट आई इज इक्वल टू 0 बिकॉज एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0, आई लेस देन एरे इज लेंथ एंड आई प्लस प्लस. इसके अंदर मैं क्या करूँगा? इसके अंदर मैं कॉल करूँगा हमारा कॉल बैक फंक्शन कुछ इस तरीके से, और इस कॉल बैक फंक्शन को मैं पास करूँगा एरे ऑफ आई. सो ये मैंने एक हायर ऑर्डर फंक्शन बना दिया. नाउ इट्स टाइम टू इन्वोक दिस हायर ऑर्डर फंक्शन. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई फॉर ईच. नेचुरली माई फॉर ईच लूप यहाँ पे कौन से आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है? 2 आर्ग्यूमेंट्स, एरे एंड कॉल बैक. सो हमने जो यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल को मैं पास करूँगा एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और मेरा सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा एक कॉल बैक फंक्शन. सो ये जो कॉल बैक फंक्शन अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, वेयर द कॉल बैक फंक्शन इज गेटिंग इन्वोक्ड ऑन लाइन नंबर 18, एंड वाइल दिस कॉल बैक फंक्शन इज बीइंग इन्वोक्ड, उस कॉल बैक फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है. सो जिस तरीके से इस माई फॉर ईच मेथड को डिफाइन करते वक्त हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए, एंड दैट्स वाई उसे इन्वोक करते वक्त हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए. सिमिलरली इफ आई एम कॉलिंग और इफ आई एम इन्वोकिंग अ कॉल बैक फंक्शन और मैं उसे एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, तो इस कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन जहाँ कहीं पे है वहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि लाइन नंबर 22 पे एक आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा. सो लेट्स क्रिएट दैट आर्ग्यूमेंट कॉल्ड नेक्स्ट नंबर, और इस फंक्शन के अंदर अगर मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर दूँ नेक्स्ट नंबर को, तो मुझे क्या मिलेगा? सिमिलर आउटपुट मिलेगा जैसे हमें फॉर ईच लूप के अंदर मिल रहा था. सो दिस इज हाउ वी हैव बिल्ट आवर ओन कस्टम फॉर ईच लूप. ओके, सो अभी एक स्टेप अहेड जाके एक और फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसका नाम है फिल्टर फंक्शन. फिल्टर फंक्शन बेसिकली क्या करता है? सिमिलरली एक्ट करता है फॉर ईच की तरह, लेकिन उस फिल्टर फंक्शन के अंदर हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं. मान लो कि अगर मुझे इस एरे के अंदर सारे के सारे जितने भी इवन नंबर्स हैं उन्हें मुझे फिल्टर आउट करके एक नया एरे बनाना है. So how am I supposed to do that? So let's do one thing. Instead of using the built-in filter method in JavaScript, हमारे for each को ही हम filter method में convert करते हैं, यानी कि filter method का जो logic है वो हम भी खुद से develop करेंगे. First of all, let me rename this my for each as my filter. अभी my filter मतलब इस callback function के अंदर my filter function जो भी callback function ले रहा है इसके अंदर मैं condition लगा पाऊंगा if the next number that I am getting mod 2 is equal to 0, then return next number. ठीक है.
सो सारे के सारे जो नेक्स्ट नंबर्स है जो इवन है वो रिटर्न किए जाएंगे। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट? रिटर्न स्टेटमेंट जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वो वैल्यू वो फंक्शन जहाँ कहाँ पे कॉल हुआ है उस जगह पे रिटर्न हो जाती है। तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट नंबर वापस रिटर्न कहाँ पे होगा? बैक इनसाइड आवर हायर ऑर्डर फंक्शन वेयर आई एम इन्वोकिंग माई कॉल बैक फंक्शन। अब ये कॉल बैक फंक्शन जो भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रही है विच इज़ गोइंग टू बी एन इवन नंबर, अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे ये एक एरे के अंदर कंपाइल करना है, मतलब एक नया एरे बनाना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिक्लेयर अ न्यू एरे ओवर हियर, न्यू एरे इज इक्वल टू अ ब्लैंक एरे, और इस कॉलबैक फंक्शन से आई हुई रिटर्न वैल्यू को मैं इस न्यू एरे के अंदर करूँगा पुश। सो ऑटोमेटिकली एक नया एरे बनते जाएगा जिसके अंदर केवल इवन नंबर्स होंगे। नॉट ओनली इवन नंबर्स, जो भी कंडीशन हम हमारे कॉलबैक फंक्शन के अंदर लगा के वैल्यूज़ रिटर्न करेंगे वो सारे के सारे वैल्यूज इस न्यू एरे के अंदर कंपोज या फिर अपेंड होते जाएंगे। एंड फाइनली फ्रॉम माई हायर ऑर्डर फंक्शन आई विल रिटर्न दैट एंटायर न्यू एरे। Again, there is now a second return statement. So this second return statement will also return this new array at the place where the respective function is being invoked. तो अभी जैसे इस रिटर्न स्टेटमेंट ने नेक्स्ट नंबर को यहाँ पे रिटर्न कर दिया, उसी तरीके से हमारा ये रिटर्न स्टेटमेंट हमारे न्यू एरे को यहाँ पे रिटर्न करेगा लाइन नंबर 25 के ऊपर। और मैं एक नया वेरिएबल बना के इवन नंबर्स, तो मैं इस माई फिल्टर नाम के हायर ऑर्डर फंक्शन से रिटर्न हुआ पूरा का पूरा एरे मैं इस इवन नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर कलेक्ट करके लेट्स कंसोल डॉट लॉग द इवन नंबर्स वेरिएबल। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट आने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। इफ आई जस्ट गो टू ब्राउजर, वी आर गेटिंग इवन नंबर्स, बट आर वी गेटिंग ओनली द इवन नंबर्स? वी आर नॉट। सो अपार्ट फ्रॉम इवन नंबर्स हमें अनडिफाइंड नाम का एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मिला हुआ दिखाई दे रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट? व्हाई वी आर गेटिंग दिस अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट? वी वर एक्सपेक्टिंग एन एरे ऑफ प्योर इवन नंबर्स और हमें ये अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे हो क्यों रहा है? बिकॉज देयर इज नो एल्स कंडीशन। अगर नंबर इवन हो तो उस नंबर को रिटर्न करो, लेकिन अगर नंबर इवन ना हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या रिटर्न कर रहा है? अनडिफाइंड वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई एट दिस प्लेस वी आर ईदर गेटिंग इवन नंबर और वी आर गेटिंग अनडिफाइंड, एंड द सेम अनडिफाइंड वैल्यू इज गेटिंग पुश्ड इनसाइड दिस एरे। तो वो अनडिफाइंड वैल्यू भी हमारे एरे के अंदर पुश हो रही है। सो हाउ टू प्रिवेंट दिस थिंग? सो द प्रिवेंशन ऑफ दिस थिंग वी कैन इम्प्लीमेंट ओवर हियर। मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कॉल बैक, या फिर दोबारा कॉल बैक ना लिखना पड़े इसलिए मैं सो लेट रिटर्न नंबर इज इक्वल टू कॉल बैक एरे ऑफ आई। अब ये जो रिटर्न नंबर है ना, अगर ये रिटर्न नंबर एग्जिस्ट करता हो, मतलब इफ़ रिटर्न नंबर, सिंपल, उसके ऊपर आगे कुछ कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ रिटर्न नंबर इज देयर दैट मीन्स इट्स नॉट अनडिफाइंड, देन डू दिस, न्यू एरे के अंदर उस रिटर्न नंबर को, अभी दोबारा मुझे यहाँ पे कॉल बैक ना लिखना पड़े, सो मैं ये रिटर्न नंबर ही यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इस रिटर्न नंबर को पुश कर दो हमारे न्यू एरे के अंदर, ओके, एंड एल्स डोंट पुश एनीथिंग। सो वी आर पुशिंग into our array if the return number exist। लेकिन अगर अनडिफाइंड वैल्यू रिटर्न हुई है यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो इस else के अंदर हम पुश कुछ भी नहीं कर रहे। वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द रिटर्न स्टेटमेंट, बट वी आर एबल टू कंट्रोल कि एरे के अंदर क्या पुश होना चाहिए। अभी अगर मैं केवल इतना लॉजिक बिल्ड करके अगर मैं सेव करके ब्राउजर के अंदर जाके चेक करूँ, सो दिस इज हाउ वी हैव बिल्ड आवर ओन फिल्टर इटरेटर। एंड इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स है, अभी मैं इसको एक थोड़ा सा जेनरिक डेफिनेशन में फिट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या है, ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर इनिशियल कोड, क्योंकि ये थोड़ा समझने में आसान है। हमें यहाँ पे ये जो कॉल बैक फंक्शन हम जो बनाने वाले हैं, इसके अंदर हम कस्टमाइज लॉजिक लिखते हैं। वो कस्टमाइज लॉजिक जो हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन के एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट हो। एक और बार हम अगर इवेंट लिसनर का ही एग्जाम्पल ले, तो वी कैन नॉट कंट्रोल द इवेंट लिसनर, और वी डोंट इवन वांट टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इवेंट लिसनर बाय डिफॉल्ट। तो इवेंट लिसनर का काम क्या है? लिसन करते बैठना कि कौन सा इवेंट ट्रिगर हो रहा है। एज सुन एज द सुटेबल इवेंट हैज बीन ट्रिगर, यूजर को क्या आउटपुट दिखाना है? ये हो गया कस्टमाइज्ड एंड डिपेंडेंट लॉजिक। डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिपेंडेंट ऑन वेदर द इवेंट लिसनर हैज सक्सेसफुली कैप्चर्ड द क्लिक इवेंट और नॉट। जैसे ही इवेंट लिसनर क्लिक इवेंट को सक्सेसफुली कैप्चर करेगा, ये डिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड जो एक कस्टमाइज कोड होगा, जो यूज़र को आउटपुट दिखाने के काम आएगा, उसे हम
यहाँ पे लिख सकते हैं। और दिस इज हाउ वी आर टाइटली कपलिंग आवर डिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड विथ आवर हायर ऑर्डर फंक्शन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक। सो कॉल बैक फंक्शन पास करने के बाद हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन उस कॉल बैक को एक कंट्रोल्ड वे में, ऑब्वियसली इस एग्जांपल में मैंने कोई भी कंडीशन या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं किया, बट दीज आर द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ माई फिल्टर और माई फॉर ईच, कि एक कंट्रोल्ड मैनर में एक कंडीशनली हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन को, जिसके ज़रिए कुछ डिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड जो कि पूरी की पूरी तरह कस्टमाइज होगा। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी चेंजेस इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। लेकिन फिल्टर कौन से नंबर्स किए जाए, इवन नंबर्स फिल्टर करने हैं, ऑड नंबर्स फिल्टर करने हैं, अगर हमें कुछ थोड़ा बड़ा लॉजिक बिल्ड करना है जैसे कि प्राइम नंबर्स फिल्टर करने हैं, तो वो सारा का सारा कस्टमाइज लॉजिक में लिखूंगा मेरे कॉल बैक फंक्शन के अंदर। और फिल्टर का इस्तेमाल जो कि हायर ऑर्डर फंक्शन है उसका इस्तेमाल मैं केवल यहाँ पे इटरेशंस परफॉर्म करने के लिए, और कस्टमाइज ब्लॉक ऑफ कोड विच इज़ अ कॉल बैक फंक्शन, वहाँ से रिटर्न हुई वैल्यू को एक एरे के अंदर कंपाइल या फिर कंपोज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। And this is the basic concept of callback functions. So I hope you like this video और आपने इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीखा होगा definitely. Practice this well, because without practicing you won't be able to understand this concept fully. And if you are able to understand whatever I have explained just to you, hit that like button. And for such more videos, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Stay tuned and I'll see you in the next video. Bye bye.